इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो सबसे पहले आप समझोगे, पहले तो एक चीज आप समझ जाओ, आपको नहीं पता है मैं बता दूं, फिजिक्स क्या होता है यदि आपसे कोई पूछेगा तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं समझिएगा, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन। या दूसरा ये भी हम डिफिनेशन देख सकते हैं, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट मैटर एनर्जी एंड रिलेटेड इवेंट। क्या करते हैं इसमें हम लोग, मैटर एनर्जी एंड रिलेटेड इवेंट के बारे में अध्ययन करते हैं। रिलेटेड, इनसे जो भी रिलेटेड इवेंट होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। मैटर में कौन से पार्ट आते हैं, सॉलिड अपना आता है, लिक्विड आता है, ठीक है ना, और दूसरा तीसरा जो आता है गैस आता है। एनर्जी का मतलब समझते ही हो, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो हम फिजिक्स में जो बेसिकली है मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपसे यदि कोई समझेगा तो आप फिजिक्स का उसे डिफिनेशन बता दोगे, आप थोड़ा सा कॉपी पेन लेके नोट भी करते रहिएगा, और यदि जिसको प्रॉब्लम हो तो हम पीडीएफ भी आपको शेयर करेंगे, ठीक है ना। और हमें कम से कम इसमें बहुत से बच्चों को अभी जोड़ना है, तो अभी हम बेसिक 10 में डिस्कस करेंगे कि हमारे जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो अपने को समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, फिजिक्स क्या होता है, सभी को रिमेंबर हो जाना चाहिए। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट मैटर एनर्जी एंड रिलेटेड इवेंट। इसके बारे में स्टडी करते हैं, मैटर एनर्जी एंड रिलेटेड इवेंट के बारे में स्टडी करते हैं। फिर आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखो बेटा हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये जो पहला बुक पढ़ना है, थोड़ा सा मैं डिटेल आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं सोच रहा था बहुत ज्यादा हम लोग न समझें, लेकिन आप लोग का प्रेम इतना है कि मुझे लग रहा है कि मैं सब पढ़ा दूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखो ये जो अपना फर्स्ट बुक होगा जो हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट बुक जो पढ़ेंगे वो अपना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे। एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक में जो पूरा पॉइंट पढ़ने वाले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, इसमें बहुत डिस्कस है, तो मैं आपको अभी नॉर्मल समझा दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। ये होता है पहला इलेक्ट्रो क्या हो जाएगा, स्टैटिक, और दूसरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो डायनेमिक, ठीक है ना। क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक, ठीक है ना। ये 2 पार्ट हो गए, हमें पूरे फिजिक्स में यही पढ़ना है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बेटा होता है चैप्टर, इसमें क्या होता है, इसमें जो पढ़ना है अपने को चार्ज एट रेस्ट। चार्ज क्या हो जाएगा, एट रेस्ट। आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, स्टैटिक मतलब जो चार्ज रुका हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है, चार्ज एट मोशन। चार्ज कहां पे होता है, मोशन में होता है, चार्ज एट मोशन, ठीक है ना। ये हमारा हो गया और हम इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये 2 पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, हमें 2 पार्ट पढ़ना है, जिसमें पहला जो चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, ये अपना फर्स्ट यूनिट बनता है बेटा। क्या बनता है, फर्स्ट यूनिट बनता है। और इससे जो अपना है कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इससे अपने 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें चार्ज एट रेस्ट में होता है, इसमें चार्ज एट मोशन, ठीक है ना, या चार्ज इन अ मूविंग कंडीशन। चार्ज होता है मूविंग कंडीशन में होता है। इसमें समझोगे हमको टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं, और ये जो सेकेंड यूनिट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड यूनिट जो हो गया बेटा, जो फोर्थ यूनिट हो गया, जो बेटा फिफ्थ यूनिट हो गया, ये सभी इसी चैप्टर में आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि हम लोग को टोटल इस चैप्टर में 5 यूनिट को पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग को कितने चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल 5 चैप्टर पढ़ना, 5 यूनिट पढ़ना है, और 5 यूनिट में हमें 35 नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मैं अभी समझा दिया
ये ऑलवेज 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और जो बचा हुआ 35 में से 27 बचा। कितना बचा? 27 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आने वाला है, ठीक है ना। तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 27। तो आज जो हमें चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो अब एक बात बताओ, इसमें जो होता है बहुत सारे चैप्टर आते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है, इसमें क्या जाता है अल्टरनेटिंग करंट आ जाता है, ये सभी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो मीन क्या होता है कि इसमें हमें बहुत सारी चीजों के बारे में स्टडी करना है, और इसमें हमें चार्ज एट रेस्ट के बारे में स्टडी करना है, ठीक है ना। मैं अधिक से अधिक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कम से कम टाइम में। तो इसमें ये जो पॉइंट होता है, इसको मैंने बहुत एक इसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और आपको डाला हुआ है, आप चाहे तो वहां पे जाके इसको बहुत अच्छे से यूट्यूब पे सीन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इस पे डिस्कस बाद में करेंगे, अभी इस पे चलेंगे। तो देखो इसमें जो बेटा होता है, ये 2 चैप्टर्स होते हैं। इसमें कितने चैप्टर्स होते हैं? मेनली मेरा टारगेट आज का ये है, तो हम इस पे डिस्कस करना ज्यादा सही समझते हैं। इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, ठीक है। और इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। जो इस चैप्टर में हमें 2 चीज पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम, और दूसरा पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पढ़ना है। ये 2 चैप्टर मिला के एक यूनिट बनेगा, और इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन अपने को मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, अभी मैंने आपको समझाया। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, मैग्नेटिज्म आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा, समझ रहे हो आप। तो इसमें सारे चीज आ जाएंगे, हो गया। तो हम लोग बताओ, यदि हमसे कोई पूछेगा इसकी डिफिनेशन क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, तो हम क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी अबाउट, क्या किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक। किसके बारे में स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक। किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो आप इसको नॉर्मल भी डिफाइन कर सकते हो। मैंने क्या क्या बोला, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक, ठीक है ना। या ऐसे भी बोल सकते हो इसको, और थोड़ा ब्रीफ में और डिटेल बताना है तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और क्या बोलोगे? एंड अल्टरनेटिंग करंट, जिसके बारे में, इन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब आपसे कोई बोलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ फिजिक्स बोलो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोल सकते हो। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिजिक्स का ब्रांच होता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विच स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है ना। या ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो हमें यह समझ में आ गया कि ये चैप्टर होता क्या है, ठीक है। और बेसिकली हमें यह भी समझ में आ गया कौन कौन हमें क्या पढ़ना है। मैं थोड़ा बहुत इसको शॉर्टली समझा रहा हूं क्योंकि अपने पास टाइम की बहुत कमी है, ठीक है ना। अब आइए मैं इसको इरेज करता हूं, यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताने का कष्ट करिए, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगा, यदि कोई दिक्कत होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, इसको इरेज करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद आपको कुछ मैं छोटी छोटी बातें जब तक बताऊंगा नहीं तो आप चीजों को बहुत अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। थोड़ा इसी में मैं बच्चों का कमेंट भी देखता रहता हूं। क्या समझ में नहीं आ रहा भाई? हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपको एक चीज समझ में आ रही है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो बताइएगा और हम लोग फिर इस पे आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग को पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है यार,
हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे ऑनलाइन आने का कि हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकें और उन बच्चों को भी कनेक्ट कर सकें जो बच्चे हमसे दूर रहते हैं, जो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। और ये पेपर आने वाला है ना, तो करो कि हम लोग का थोड़ा सब्सक्राइबर अच्छे हो जाए। हम लोग आपको मैक्सिमम चीजें फ्री में पढ़ाएंगे, सभी को पढ़ाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि वो कहीं का भी बच्चा हो हमसे कांटेक्ट में रहे। चलिए अब आते हैं, हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस हुआ था, मैंने आपको बेसिकली आपको बताया हुआ है, फिर भी आपको एक बार समझा दे रहे हैं और हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात बेटा, हमारे डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है, डेली लाइफ के, कि अब जब अपने सूखे बालों में, ठीक है ना, ड्राई हेयर में कंघा करते हैं, कंबो करते हैं, तो कंघा जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। और ये जो अट्रैक्शन होता है ये ग्रेविटेशनल फील्ड से डिफरेंट होता है, समझ में आ रहा है। और ये जो अट्रैक्शन होता है बहुत वीक अट्रैक्शन होता है, मतलब कुछ ही टाइम तक वो अट्रैक्ट कर पाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको 16th सेंचुरी में, सबसे पहले तो उनसे भी पहले थेल्स नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जब एम्बर नामक सब्सटेंस को क्या करोगे, जब घास फूस से, छोटे छोटे पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से, या छोटे छोटे क्या हो जाएगा पेपर पीसेस से क्या करोगे के पास ले जाओगे, तो एम्बर उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन इनके बातों को बहुत ध्यान नहीं दिया गया और बहुत बेसिक समझ के इसे नेग्लेक्ट कर दिया गया। फिर एक बार समझते हैं इसका कैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हुआ था, या कैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग जाने थे। सबसे पहले हमारे डेली एक्सपीरियंसेस का क्या है, एक लाइफ का हमारा पार्ट है कि जब अपना ड्राई हेयर में हम कंबो करते हैं तो कंबो जो होता है स्मॉल पार्टिकल को, या स्मॉल डस्ट पार्टिकल, या स्मॉल पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। और ये जो अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशनल फील्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। फिर सबसे पहले थेल्स नामक साइंटिस्ट ने ये बताया था कि एम्बर को जब किसी हम लोग स्मॉल पेपर पीसेस, डस्ट पार्टिकल या किसी घास फूस के पास हम लोग ले जाते हैं तो उसे वो क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन इनकी बातों को बहुत ध्यान नहीं दिया गया और बहुत नॉर्मल लिया गया। फिर 16th सेंचुरी में थॉमस ब्राउन, 16th सेंचुरी में थॉमस ब्राउन ने क्या बोला कि ऐसे केवल एम्बर नहीं है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, जिन्हें एक दूसरे से क्या हो गया, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में जिनमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे उन्होंने ग्लास, बहुत सारे चीजों को बताया, ग्लास हो गया, एवोनाइट हो गया, ठीक है ना, एवोनाइट हो गया, ठीक है ना, स्किन, ठीक है ना, स्किन हो गया, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल के बारे में बताया था, लाख के बारे में बताया था, ठीक है ना। ये सभी बहुत सारे उन्होंने पार्टिकल, बहुत सारे सब्सटेंस को बताए थे जो एक दूसरे के पास आने पे अट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। फिर इसके बाद 1646 में विलियम गिलबर्ट ने देख लेना, विलियम गिलबर्ट ने बताया कि जब दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं, जब दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो रब करने के बाद जिस सब्सटेंस में अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी आ जाती है तो उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। उन्होंने क्या बोला बताओ, जब दो सब्सटेंस को आपस में रबिंग करते हैं और रबिंग करने के बाद एक सब्सटेंस में अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्रिएट हो जाती है, आ जाती है, जिसे उन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिसिटी बोला था। क्या बोला था, इलेक्ट्रिसिटी बोला था। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, जब दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो रब करने के कारण उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। आप ये बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, हाँ ये चीज और एक याद रखिएगा कि जो अभी मैंने बताया था कि एम्बर नामक जो एम्बर सब्सटेंस था उससे क्या हुआ, एम्बर सब्सटेंस से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब व्युत्पन्न हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हुआ था एम्बर सब्सटेंस से, ठीक है ना। तो ये सब हमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो रिमेंबर रखनी है, जो मैंने आपको बताया है। अब देखो चार्जेस के बारे में पढ़ना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे बेटा, क्योंकि मेरे को जो टारगेट है मेरा ये सब नहीं है, और इन सब में रहेंगे तो हम लोग आज पूरा दिन इसी में रह जाएंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है प्रिंस पांडे, बहुत ही अच्छा है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, इससे हमारे लिए खुशी की कोई बात नहीं है और सब लोगों को अच्छे से सुनाई दे रहा है। मैं बहुत खुश हूं आज
कि आप लोगों को मुझे पढ़ाने का सौभाग्य मिला और मुझे मिला, ये तो बहुत मैं लक्की हूं। आइए अगले चीज के बारे में हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो किसी बॉडी को चार्ज करने के मैनी प्रोसेस होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दो इंसुलेटर को चार्ज करने के लिए जब दो इंसुलेटर को जब फ्रिक्शन कराया जाता है या रब किया जाता है तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। जो मैटर अट्रैक्ट करने की जिसमें प्रॉपर्टी आती है उसी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और ये बहुत तरह के मैटर्स होते हैं जिनका नेचर पॉजिटिव होता है, जिनका नेचर निगेटिव होता है। तो मैंने इसका एक टेबल ही बनवाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक है बेटा। मैंने तो केवल हम लोग 1 वीक तक बेसिक पढ़े हैं। मैं जो 12th बैच को पढ़ाया हूं तो 1 वीक हम लोग केवल बेसिक चीजों के बारे में पढ़े हैं। आफ्टर 1 वीक हम लोग क्या है, पॉइंट पे गॉस थ्योरम के बारे में पढ़े। लेकिन आज हमें थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है जो पेपर में आती है और उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक देखिए, जैसे दो सब्सटेंस है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। दो सब्सटेंस ए और बी है। अब इनको आपस में रब किया, इनको ए और बी को आपस में रबिंग किया, और रबिंग करने के कारण जानते हो रियल में क्या होता है, मान लो ए से 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके बी में चले गए। रियलिटी होता क्या है, जब दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन जंप करके अनदर सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जिस सब्सटेंस में, जैसे मान लो ए है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चला गया, तो अब ए क्या हो गया, ए पे 2 पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए हैं बेटा, बी पर आए हैं ना ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो बी पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब बी पे 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, 2 माइनस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसको कभी कभी किसी ऐसे भी लिखा जाता है a+2 और किसी किसी बुक में b2-, लेकिन हमारे बुक में ऑलमोस्ट इसी तरह लिखा हुआ है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ये क्या है, लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो पॉजिटिव होते हैं। और जो बॉडी, जिन बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, अधिक होता है, वो बॉडी निगेटिव चार्ज होता है, उनका नेचर क्या होता है, निगेटिव। और जिन बॉडी में, जिन सब्सटेंस में लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उनका नेचर पॉजिटिव होता है। और जिन बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उनका नेचर निगेटिव होता है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, हमारे बीच जैसे हमसे अमीर भिखारी हैं, हमसे भीख मांगने वाले जो होते हैं वो हमसे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हम उन्हें भीख जब देते हैं तो हमारा पॉजिटिव नेचर होता है और वो एक्सेप्ट करते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग डोनेट करते हैं, वो डोनर होते हैं, ठीक है ना। वो एक्सेप्टर होते हैं, हम डोनर होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो जो क्या होता है, जब दो बॉडी को आपस में रबिंग करेंगे और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब किसी भी सब्सटेंस में लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पॉजिटिव होगा नेचर, और किसी भी बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव नेचर होगा उसका, ठीक है। आप ये बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह यदि आप 3 इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जाएंगे तो ये ऐसा होगा, ये इवेंट प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना। अब आते हैं, थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में समझेंगे। और इससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में समझ जाए। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आज क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा समझा दें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आप लोग जानते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो ना, 11th में हम लोग एक पॉइंट पढ़े जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हैं, तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है यहाँ पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जैसे दो बॉडी को हमने रब किया ना, तो जब दो बॉडी को हम लोग रबिंग करते हैं और रबिंग करने के बाद इनका जो अलजेब्रिक सम आता है ऑलवेज 0 आता है। जैसे मैंने इसको रब किया ए से बी को, अब ए से बी को रब किया तो बेटा ए से 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया, बी में, तो ए में 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब ये जब दोनों पॉजिटिव और निगेटिव है, दोनों को जब हम सम करेंगे तो अलजेब्रिक सम ऑफ इनका ऑलवेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपको ये भी समझ में आएगा, आप बोलोगे
कि सर ये क्यों पॉजिटिव हो गया, ये तो निगेटिव भी हो सकता है। बात सही है भाई, हमने ए को बी से जंप किया तो ए से 2 इलेक्ट्रॉन बी में चला गया, तो ए में पॉजिटिव क्यों आ गया, क्यों माने कि पॉजिटिव आ रहा है। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर इसमें निगेटिव आ जाएगा, बोलोगे और नहीं बोलोगे तो हम बता देते हैं। जब कोई भी जो एटम होता है स्टेब्लिश जब होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। तो मान लो ए में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था, जब दोनों को हमने रबिंग नहीं किया था, रबिंग करने से पहले दोनों पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, लेकिन अब रबिंग कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास बेटा 3 हो गए ना, अब प्रोटॉन तो 5 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 हो गया, प्रोटॉन 5 हो गया, तो कितने प्रोटॉन ज्यादा है, 2 प्रोटॉन ज्यादा है, इसीलिए 2 पॉजिटिव आता है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है बेटा, मान लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रबिंग से पहले इसमें 7 था और अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 और आ गया, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 हो गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। देखो इसमें हमेशा चार्ज उसका लिया जाता है जो ज्यादा होता है, इसमें प्रोटॉन ज्यादा था इसीलिए पॉजिटिव हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसीलिए नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है, मतलब दोनों में जो ज्यादा होगा उसी को हम लेंगे, ठीक है ना। 2 बॉडी को जब भी रबिंग करोगे तो जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा तो पॉजिटिव, वैसे हमेशा यही आएगा अपने को कि जो इलेक्ट्रॉन देगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही बोलता है कि जब दो सेपरेट बॉडी को आपस में क्या करते हैं, रबिंग के बाद उनका जो सम एल्जेब्रिक सम होता है ऑलवेज 0 होता है, ठीक है ना। द एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 सेपरेशन ऑफ चार्जिंग इज ऑलवेज 0 या इज ऑलवेज कांस्टेंट। दूसरा रूल क्या बोलता है, न तो हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, if two separated charges the algebraic sum of is always 0, if two separated charges the electric sum of always 0 are constant। मतलब 2 सेपरेटेड कोई चार्ज हो गया, ठीक है ना, कोई बॉडी के 2 सेपरेटेड चार्ज होंगे तो उनका एल्जेब्रिक सम ऑलवेज 0 आएगा। देखो +2 और -2 को आप ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। जैसे +2 -2 को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इसका ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। न तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, न तो हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, अनदर फॉर्म से। हाँ बेटा, थोड़ा सा लो एनर्जी है क्योंकि हम लोग अभी उतना सही से लाइटिंग नहीं लगवाए हैं, क्योंकि लाइटिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो अभी देखिए नेक्स्ट ईयर हम काफ़ी अच्छा इसमें लाइटिंग करवाएंगे। थोड़ा सा लो है, आप सही बोल रहे हो, तो लेकिन थोड़ा मैनेज करना है अपने को, ठीक है। अब आइए चलते हैं, अच्छा थोड़ा सा ध्यान बनाइए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको समझ में आने वाला है। अब बेटा हम लोग ये हो गया ना, तो ये बहुत ईजी है, ये पेपर में जो भी है आता रहता है, तो हम इसको देखेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। आप लोग बताइए जितना भी हम पढ़े हैं समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नहीं आ रहा तो एक बार पॉज करके देखिएगा और बताइएगा, तो मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। नोट्स आपको जब मिल जाएगा तो आप इसे प्रॉपर वे में अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। यदि समझ में आ गया हो तो आप लोग बताइए, हम लोग आगे चलें। वैसे समझ में आ गया हो, किसी को दिक्कत नहीं है। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप बताइए, एक बार हम इस पर फिर डिस्कस करें, एक बार और समझाएंगे आपको जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है ना। यदि समझ में, हाँ सर आ गया है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर मेरे को एक बार और रिपीट करिए, क्या समझाना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कितने लोग फिर एक बार समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को एक बार समझना फिर है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। शिखर आ गया, बहुत अच्छी बात है। कोई भी यदि दिक्कत हो तो बताइएगा। लॉ, अपने को कहीं भी दिक्कत हो तो बताइएगा। चलो आ गया, शिवानी को भी आ गया, ठीक है, बहुत चलो, हाँ ठीक है। जब सभी को आ गया तो हम लोग आगे चलते हैं शिवानी को, ठीक है ना। ये शिवानी पड़ोसन है अपनी, ठीक है ना, पड़ोसन ही है ना। अच्छा, अक्षय पांडे, ठीक है, ठीक है। मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको हमें ग्रुप में भी मैं दे दूंगा, या तो मैं आपको इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है।
आपको प्रोवाइड हो जाएगा पीडीएफ, उसका टेंशन ना लीजिए। अभी जो समझा रहे हैं समझिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। अब चलते हैं, इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, सुनो इसके बाद। मैंने अभी बताया ना कि दो बॉडी को रब करते हैं तो चार्ज क्रिएट हो जाता है, चार्ज फॉर्म्ड हो जाता है। तो ये बताओ, एक मान लो ये बॉडी है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, दोनों को मैंने रब किया तो मान लो इसका पॉजिटिव नेचर है, इसका निगेटिव है, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में चला जाएगा। लेकिन कोई बच्चा हमसे पूछे कि आखिर वो चार्ज कितना होगा, प्रेजेंट चार्ज बॉडी में कितना होगा, टोटल चार्ज इनसाइड ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, बॉडी के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्या नाम है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अब आपको लगभग यहाँ पे नोट्स बहुत जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग इसको पॉज करके बहुत अच्छे से राइट कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसका बहुत अच्छा पीडीएफ की तरह ही बनवा दिया है। देखो द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ ईच चार्जेज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। द टोटल चार्ज इनसाइड ऑफ बॉडी भी बोल सकते हैं, या द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, द टोटल क्वांटिटी ऑफ, यहां पे टोटल अपने से लिख लेना है, एक ये ज्यादा सही होगा। द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये अपना होता है, ये अपना इसका स्टेटमेंट होता है, इसको बहुत अच्छे से समझ देना। द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट होता है बेटा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता रहता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते रहते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, इफ क्यू चार्ज ऑन द सब्सटेंस, ये नहीं है क्यू है, इफ क्यू चार्ज ऑन द सब्सटेंस, सब्सटेंस के अंदर कितने चार्ज है क्यू, तो ये स्टेटमेंट होता है क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब आप पूछ सकते हो कि क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई क्यों लिख दिया सर आपने, तो देखो मैंने अभी बताया कि कोई बॉडी का नेचर पॉजिटिव हो जाता है, कोई बॉडी का नेचर निगेटिव हो जाता है, इसीलिए आप प्लस माइनस सिंबल लगाया। लेकिन जब भी इसको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो हम प्लस माइनस को नहीं लिखा करेंगे। ठीक है ना, वेयर स्मॉल एन है, ये इसमें थोड़ा सा अभी हम लोग नया नया टाइपिंग सीख रहे हैं, तो अभी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं एरर है, तो आप लोग समझोगे, समझ में आ जाएगा। वेयर स्मॉल एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 है, ये मतलब अभी बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये E इज इक्वल टू 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है बताओ, यदि आपसे कोई पूछ दे तो आप बोलना चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है ना, इतना हमसे यदि कोई पूछेगा तो हम बता देंगे, यहीं तो अपने को पेपर में लिखना, ये 2 मार्क्स अपना कंफर्म हो जाएगा। द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्या बोलोगे, द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, फिर एक बार समझते हैं मैंने क्या बोला, द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इफ क्यू चार्ज ऑन द सब्सटेंस, सब्सटेंस में कितना चार्ज है क्यू, देन क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही हो जाएगा। वेयर स्मॉल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, और E इज इक्वल टू 1.6 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां तक भी अपना क्लियर हो रहा है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, आप सभी लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ये हमको बताता है कि टोटल हमारे बॉडी या सब्सटेंस के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। ये आइए देखिए, आपके स्क्रीन पे एक बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है, और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको डिस्कस करके बता देना चाहता हूं कि आप एक बार क्वेश्चन को सही से ध्यान से देख लीजिए। क्या बोल रहा है, अ कंडक्टर हैज 14.4 into 10 to the power minus 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लैकिंग, आर क्या हो जाएगा, इन एक्सेस, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। ठीक है ना, किसी पदार्थ में कितना है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आप समझ रहे हो कि जब पॉजिटिव चार्ज तभी होता है तो लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने अभी बताया था ना, किसी भी बॉडी में यदि पॉजिटिव चार्ज है इट मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, लैकिंग ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले तो एक चीज समझ में आ गया कि हमें लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों होंगे बेटा, क्योंकि हम यहीं से समझ जाएंगे कि यदि इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, यदि इसमें क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है,
तो ये लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दिया है ना पॉजिटिव चार्ज, इट मींस क्या है, लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट मींस लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यदि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि नेगेटिव चार्ज होता है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने अभी इसके पहले इसीलिए आपको रिपीट करवाया था। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब इसको बहुत इजीली हमको रिप्लाई कर देना है। अब देखो सबसे पहले हम लोग गिवन दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिया है। कभी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो अपने को एक चीज लिखना है, गिवन दैट। क्या सवाल में दिया हुआ है अपने पास, बताओ चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। नंबर ऑफ हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है कि उस सब्सटेंस में कितना लैकिंग या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, वी नो दैट, क्या जानते हो भाई हम लोग, Q इजिकल टू एन होता है, जानते हैं ना। Q इजिकल टू, जब भी न्यूमेरिकल यूज करना है तो प्लस माइनस सिंबल नहीं रखना है, ठीक है ना, केवल मैग्नीट्यूड को लिखना है। अब बताओ यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Q अपॉन E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। और यहां से जब Q अपॉन E आ जाएगा तो n के जगह पे आप क्या लिखोगे, 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। और नीचे क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, ठीक है ना। कूलम वहां से वैसे लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और ये 1 पॉइंट है तो इसको हटा दो। यदि नंबर के बाद 1 पॉइंट है तो हट गया, तो 144 अपॉन 16, और 16 का 144 में डिवाइडिंग करवाओगे तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब इस सब्सटेंस में कितने हैं, 9 लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब इस सब्सटेंस से 9, इस कंडक्टर से 9 इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी अनदर कंडक्टर में क्या हो गए हैं, चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। यदि इसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो तो बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर उस बॉडी में कितने पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज है। तो इस बॉडी और कंडक्टर है, कंडक्टर के पास कितने चार्जेस है, 40.4 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव चार्जेस, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर लैकिंग आर इन एक्सेस, ठीक है ना। मतलब इसमें कितने लैकिंग या एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। मतलब उस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस उसमें लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। किसी भी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है, लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैंने कई बार आपको बता दिया है और इस फॉर्मूले से हमने इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है। ये बोल रहा हूं, सौरभ नहीं जुड़ा हुआ है क्या, द करेक्ट ऑप्शन सी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इसमें यदि हमसे कोई बोलता है तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब आइए इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये समझ में आ गया हो तो बता दीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में आता है। बहुत शॉर्टली अभी मैं बहुत आपको ब्रीफ में क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं कि अभी हमारा बेस तो पहले बन जाए, और जब बेस बन जाएगा तो हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे, लेकिन जब हमारा बेसिक अच्छा होगा तभी हम देख पाएंगे। देखो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम चार्ज, क्या बोला है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको आपको डिफाइन करना है, इसको आपको बताना है। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। अभी तक बहुत कम ही बच्चे, वैसे ज्यादा नहीं जुड़े हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास 73 बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि अभी तक कम से कम 200 प्लस बच्चे कनेक्ट होने चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में जितने भी बैचेस है उसमें ऑलमोस्ट 300 के आसपास, किसी में 300 प्लस, किसी में 300 ऑलमोस्ट व्यूज है। अभी इसमें बच्चे कम कनेक्ट हुए हैं। हो सकता है कि अभी बच्चे बहुत जानते ना हो कि ऑनलाइन क्लास चलने लगा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको हम अच्छा पढ़ाएंगे तो आप अपने दोस्तों को बताओगे, ऐसे ही एडवर्टाइजिंग होता है, दूसरे बच्चे जानेंगे। आइए चलते हैं। अच्छा ये बताइए बेटा, इसमें सबसे पहले हमको चीज एक ढूंढना है, गिवन दैट। क्या ढूंढना है, गिवन दैट। क्या क्या सवाल में दिया है, कितने कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है ना। अब बताइए, आपको बताना है, यहां पे क्या बताना है, यहां पे आपको n इक्वल टू बताना है
कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बार बार पेपर में आता रहता है और ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो बताओ बेटा, Q इज इक्वल टू एन ई, हम लोग जानते हैं ना, या N इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ई होता है, N इज इक्वल टू Q अपॉन ई। अब यहाँ पे सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमें बताना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता रहता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको अच्छे से कंसेप्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, Q के जगह पे क्या लिखोगे, 1 कूलम चार्ज, और ये कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, 1.6, और ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 19। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर 18 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.6 लिखेंगे। जब 1.6 का 10 में डिवाइडिंग करवाओगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मतलब इस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक कूलम चार्ज का जो सब्सटेंस या कंडक्टर होगा उसके अंदर 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है तो बताइएगा। हाँ बहुत अच्छा बात है, अच्छे है, आप बहुत अच्छा चीज पूछ रहे हो, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा पेपर वाले चीजों पे टारगेट कर रहे हैं। 3 टाइप्स ऑफ कूलम चार्जेस, ठीक है ना, हाँ 3 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा बात, देखो यहाँ पे प्राची का पहले ही प्रिंस का आंसर आ भी चुका है, 6.25 10 टू द पावर 18 आ चुका है, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं, इसमें आगे डिस्कस करते हैं। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बताइएगा। जानते हो बेटा ये पेपर में आ जाता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्जेस। पहला ऑप्शन आपको दे देगा कि 6.25 और 10 टू द पावर 18, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है ना। और फिर क्या दे देगा, ऑप्शन नंबर ये बी दे देगा आपको 6.25 10 टू द पावर 18 कूलम्स दे देगा, ठीक है। सी नंबर दे देगा 6.25 10 टू द पावर 18 क्या कर देगा, जूल दे देगा, ये क्या दे देगा, जूल दे देगा। और डी नंबर ऑप्शन दे देगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या हो जाएगा, कूलम। इतने ऑप्शन आपको पेपर में दे देगा, या इसी में से कोई एक ऑप्शन हटा के नो एनी दे देगा। तो जब भी होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे कूलम नहीं आएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई। तो ये सॉरी मैं हिंदी में लिख दिया, इसके लिए सॉरी। ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हमको रिमेंबर रखना है, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ना कि ये कूलम है, जूल है, ठीक है ना। ये सब ऑप्शन हमें नहीं बताना है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, इसको नेक्स्ट देखते हैं। और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट देख के हमें लगता है कि हम आज पूरा रात ही पढ़ाते रह जाए, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको भी कुछ सीखना है, हमको भी कुछ सीखना है। बेटा आपको एक चीज मैं बोल दूंगा, आप जैसे अपना नाम, अपना पापा का नाम, अपने फादर्स नेम, योर एड्रेस, ठीक है ना, योर मदर्स नेम, अपने हम लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम, अपना जो भी विलेज होता है, जो भी एरिया होता है, अपना मोबाइल नंबर रिमेंबर रखते हैं, वैसे इस लॉ को रिमेंबर रखना है। क्योंकि यदि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को बहुत अच्छे से कंसेप्ट करना है तो ये कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आपको समझना पड़ेगा, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये मुझे आपको रटा देना है, कुल मिला के समझ जाओ, इसको मुझे रटा देना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको बार बार एक चीज बता देना चाहता हूं, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता रहता है, तो हम इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इस पर डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है ना, समझिएगा ये क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते जाते हैं, फिर कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं वेट किया हूं कि कम से कम कुछ जुड़ जाए तो इस पर हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। चलिए कूलम्स लॉ, जिस भी बच्चों को यदि कूलम्स लॉ समझ में आ गया, यदि कूलम्स लॉ पे वो अच्छा कंसेप्ट बना लिए, तो यकीन मानो
कि आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर बहुत इजीली समझ में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कूलॉम्स लॉ समझने वाले हैं और इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम लोग इसको टाइप भी कर दिए हैं कि जो बच्चे यदि मान लो हमारी बातों को न समझ पाए वो अच्छे से इसको पॉज करके बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। मान लो इसमें जो कहीं टाइपिंग में मिस्टेक होगा तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं वैसे ही मतलब जो भी होगा, जो भी इसमें मिस्टेक होगा उसको मैं खुद ही इंप्रूव कर दूंगा। आइए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए बेटा, समझिए, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था और लेकिन फिर भी बता दूं। टू सिमिलर या टू लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, या टू सिमिलर चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, मतलब दो समान चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और टू अनलाइक चार्जेस, ठीक है, आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्जेस होगा तो रिपल्सन फोर्स होगा, अनलाइक चार्जेस होगा तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है ना। ये हमारा जो ह्यूमैनिटी है, मानव, जो हम लोग इंसान है, जितने भी हैं, चाहे कोई भी एनिमल्स हो गए, कुछ भी एनिमल्स किंगडम कुछ भी हो गए, वो सभी इस लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब सिमिलर चार्ज होगा तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और अपोजिट चार्ज होगा, अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। बार बार मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, इसमें सौरभ नहीं जुड़ा हुआ है क्या? सौरभ यदि जुड़े हो तो एस करके जल्दी बताओ। सौरभ का मुझे कोई भी मैसेज अभी तक नहीं आया है। अब चल बताओ कि सौरभ जुड़ा हुआ है कि नहीं। ठीक है ना। अब आइए समझते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक तो मैसेज नहीं आया कि अविचल कनेक्ट है कि नहीं, सॉरी। चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब चलो सौरभ भी कनेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। चलो सौरभ, कोई दिक्कत हो तो बताना, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। और मैं लगभग सभी चीजों को रिपीट करवाऊंगा। ऐसे ही हम लोग नाइट में कोई टाइम अपना फिक्स करके रखेंगे, जिसको पर डे 1 आवर हम लोग क्या करेंगे, ये लेक्चर लेंगे, तो हमारा रिवीजन भी आ जाएगा। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अच्छा ये बताओ, इसमें डिफिनीशन में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स दोनों बोलना है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, 2 पॉइंट रेस चार्जेस बोलो या 2 पॉइंट चार्जेस, इज डायरेक्टली, यहां पे एक चीज लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स मतलब चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर एक बार समझते हैं ये फोर्स क्या था। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना। ये जो रूल है, ये सिमिलर कुछ रूल है, ये ग्रेविटेशनल लॉ, हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो पढ़े थे, न्यूटन ने जो दिया था, वो सेम ऐसे ही है। वहां पे यहां पे 2 पॉइंट चार्जेस है, वहां पे 2 मासेस, body of 2 masses, the product of body of 2 masses is directly proportional to and inversely proportional to square distance between them। ठीक है ना। याद है अपने को, हम लोग क्या पढ़े थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ हम लोग जब पढ़े थे, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अट्रैक्शन या द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। यही था। तो ये भी कुछ इसी तरह है। फिर एक बार समझते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दिस या देम। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पॉइंट हो गया। आइए हम इसके ऊपर चलते हैं और समझते हैं। वही अपना चीज था, बिटवीन देम द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस, मतलब ये फोर्स कहां काम करता है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के, क्या करता है, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइंस पे एक्ट करता है। आइए अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं, और काफी अच्छा समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। ठीक है। आइए
यदि इसमें किसी को भी बच्चे को प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। जैसे देखो ये 2 पॉइंट चार्जेस है, ये 1 पॉइंट चार्जेस हो गया और 1 पॉइंट चार्जेस ये होगा। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लगाएंगे। इसका नेम हम लोग Q1 दे दिए और इस चार्जेस का नाम Q2 दे दिए, और दोनों कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, ठीक है ना। और ये फोर्स दोनों चार्जों के बीच लगेगा तो कहीं यहां पे लगेगा, इस ज्वाइनिंग लाइन द टू चार्जेस के बीच ये फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो फिर एक बार समझते हैं डिफिनीशन क्या था, इनका स्टेटमेंट क्या था। ये देखो ये दोनों चार्ज यदि सेम चार्ज होंगे, लाइक चार्ज होंगे तो क्या करेंगे बेटा, रिपल। अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या बोला था उन्होंने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स एक्ट्स लाइनिंग ज्वाइनिंग द टू चार्ज, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है ना। ये फोर्स कहां पे एक्ट करता है, ये दोनों को जो लाइन ज्वाइन करे इसी पे फोर्स ये एक्ट करता है। तो ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आइए मजा आ जाएगा। आज मैं बोल रहा हूं ना कि आज आपको यहां से रटा के ही जाना है मेरे को। ये आपसे कूलॉम्स लॉ सभी को मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, यहां पे एक वर्डिंग लिखना है टू, जो वर्डिंग थोड़ा सा कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड अपार्ट r मीटर डिस्टेंस, r अपार्ट डिस्टेंस। मैंने क्या बोला, लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2 अपार्ट r डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये दोनों जो चार्जेस है Q डिस्टेंस पे एक दूसरे से क्या है, सिचुएटेड है, ठीक है ना। क्या मैंने यहां पे बोला, हम लोग को क्या लिखना है, लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड अपार्ट r मीटर, r डिस्टेंस, ठीक है ना, r डिस्टेंस टू ईच अदर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्सन इज F। मतलब दोनों के बीच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्सन इज क्या हो गया, F हो गया। मतलब दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो F फोर्स लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या हो जाएगा बताओ, F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2, और दूसरा क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। अब बताओ कंबाइनिंग बोथ फैक्ट, कंबाइनिंग बोथ फैक्ट, तो दोनों कंबाइनिंग कर दो तो F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r² हो जाएगा। और ये जब भी प्रोपोर्शनल हटता है एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पे एक कांस्टेंट K आ जाता है और Q1 Q2 क्या आ गया, r² आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। बताइए यहां पे कोई दिक्कत हो किसी को तो हम लोग समझते हैं। मैंने फिर एक बार वर्डिंग बोला, ऊपर वर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड अपार्ट r डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज F देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब कंबाइनिंग बोथ फैक्ट्स या कंबाइनिंग टू ईच अदर, दोनों को कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और जब भी प्रोपोर्शनल हटता है एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, एक प्रोपोर्शनल जब भी हटता है तो अपने पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अब ये बताइए वेयर K इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वेयर K इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम एंड यूनिट्स। इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम। इट मींस बोथ चार्जेस आर लोकेटेड इन एयर आर वैक्यूम आर अदर मीडियम। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि दोनों चार्जेस को हम लोग एयर आर वैक्यूम में रखे हैं कि अदर मीडियम में रखे हैं, ठीक है ना। यदि अदर मीडियम में रखे हैं तो उसके लिए इसकी वैल्यू चेंज हो जाया करेगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, वेयर K इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट।
इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम एंड यूनिट्स। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम एंड यूनिट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा, यहां से हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि ये लॉ हमसे बहुत अच्छे तरीके से बनना चाहिए। अब आइए थोड़ा समझते हैं इसको। पहला पॉइंट डाल देते हैं। देखो, जब भी पेपर में आएगा तो एसआई सिस्टम, फॉर एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम के लिए निकालेंगे, एसआई सिस्टम, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बताओ? बोथ चार्जेस आर लोकेटेड इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम को कहीं कहीं फ्री स्पेस भी लिख दिया जाता है, एयर और वैक्यूम को फ्री स्पेस लिखा जाता है। तो वहां पे जो ये k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन 0। 4 पाई k की वैल्यू क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है ना। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इस k का उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू बताया था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। बेटा इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करूंगा, इसकी वैल्यू भी निकालना सिखा दूंगा। ये जो k का यूनिट होता है, ये k इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर होता है। फोर्स का ये मत बोल देना केवल न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर होता है। अभी इसको मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, बहुत इसके बारे में डिटेल समझने वाले। अच्छा बताओ, वेयर, एक चीज और समझ लेना, वेयर एप्सिलॉन 0 इज, ये क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ क्या हो जाएगा? फ्री स्पेस। अच्छा, फ्री स्पेस को बेटा एयर और वैक्यूम भी बोला जाता है। एयर और वैक्यूम बोलो या फ्री स्पेस एक ही चीज है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। इसको दो नामों से जानते हैं। क्या जानते हैं बताओ? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, या कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से रिमेंबर रख लेना है। इसमें किसी को डाउट हो तो बता दीजिए, ठीक है ना। तो ये बताओ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कहां से आ गया? ये तो अपना अभी फर्स्ट ही है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वी गेट, अपने को क्या मिलेगा? अब F इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या मान लेंगे हम लोग? इसको इक्वेशन हम मान लेंगे सेकेंड, ठीक है। या इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ और क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ये इक्वेशन अपना थर्ड बन गया, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। इन्होंने कूलॉम्ब साहब ने क्या बोला था कि यदि बोथ, देखो ध्यान देना, बोथ चार्जेस आर लोकेटेड इन एयर आर वैक्यूम आर फ्री स्पेस, दोनों चार्जेस एयर आर वैक्यूम में होंगे या फ्री स्पेस में होंगे तो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और जहां पे k की न्यूमेरिकल वैल्यू इसको सॉल्व करने पे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर आता है, ठीक है ना। वेयर एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर एयर आर वैक्यूम, या इसे अभी मैं बार बार बोल रहा हूं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है ना। और यहां पे मैंने इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में मैंने k के जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 रख दिया, Q1 Q2, और ये फोर्स का यूनिट यदि कोई पूछे न्यूटन, मतलब इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। आपको समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताइएगा, इस पे डिस्कस फिर करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या समझने वाले हैं बेटा? इसके जस्ट बाद हम लोग समझने वाले हैं क्या? इफ बोथ चार्जेस आर लोकेटेड इन अदर मीडियम, क्या हो जाएगा? इफ बोथ चार्जेस
आर लोकेटेड इन अदर मीडियम, if both charges are located in other medium, मतलब दोनों चार्ज अदर मीडियम में हो, या एक्सेप्ट इन एयर आर वैक्यूम, मतलब एयर आर वैक्यूम के अतिरिक्त हो या अदर मीडियम में हो। तो कूलॉम साहब ने के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बताया था। क्या बताया था? के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बताया था, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू उन्होंने कूलॉम साहब ने बताया था क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं एप्सिलॉन 0 को? या डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं, वेयर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, इलेक्ट्रिक मीडियम, मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इसे दो नाम और जानते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, इसके दो नाम से जानते हैं, मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। अब बताओ ये वैल्यू यदि इक्वेशन फर्स्ट में लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अब ये अपना इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा बताओ? एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन जो भी होगा इसका यूनिट न्यूटन हो जाएगा, इक्वेशन 4 हो जाएगा, ठीक है। बट एक चीज रिमेंबर रखना, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन आर क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या है? तो ये एफ बराबर क्या बन जाएगा? यदि यहाँ पे रख दोगे, क्या रख दोगे? एप्सिलॉन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसका भी यूनिट न्यूटन हो जाएगा, इक्वेशन जो भी होगा ये फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है ना। एफ इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिमेंबर रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपसे कोई पूछेगा एप्सिलॉन क्या है, तो आप इसको क्या बोलोगे? एप्सिलॉन इज इक्वल टू बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसे क्या नाम बोलते हैं बेटा? ये जरूर याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? बहुत इंपोर्टेंट है। एप्सिलॉन 0 का यूनिट, डायमेंशन और न्यूमेरिकल वैल्यू बार बार पूछता है पेपर में। ये कई बार नीट में और जेई में क्वेश्चन आ चुका है, पेपर फिजिक्स में ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग चाहो तो इसे एक बार देख सकते हो, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? परमिटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर आर वैक्यूम, या इसे कुछ लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटी ऑफ मीडियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो आप एक बार बोलिए हाँ सर समझ में आ गया। आगे चलिए तो हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। आ गया समझ में तो चलें, ठीक है ना। यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए, एक बार मैसेज करिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं। बार बार पेपर आता है, व्हाट मीन बाय कूलॉम्स लॉ या यूनिवर्सल स्क्वायर कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना। डिफाइन यूनिट चार्जेस। देखो ये कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है और यही कूलॉम्स लॉ मैग्नेटिज्म में भी है, लेकिन उसमें आएगा तो उसमें यूनिट पोल पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन को समझ में देख के समझ जाएंगे। व्हाट मीन बाय कूलॉम्स लॉ, डिफाइन यूनिट चार्जेस, डिफाइन करना है यूनिट चार्ज, और उसमें क्या हो जाएगा? व्हाट मीन बाय कूलॉम्स लॉ, डिफाइन यूनिट पोल। जब भी पोल पूछेगा तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चले जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और जब भी हमसे पूछेगा पोल यूनिट चार्जेस पूछेगा, यूनिट चार्ज, तो हम आ जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएंगे, ठीक है ना। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। अब चलते हैं
हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं यूनिट चार्ज। यदि हमसे कोई पूछे कि यूनिट चार्ज क्या होता है तो हम उसे बता सके कि यूनिट चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। और यूनिट चार्ज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इस पे देखने वाले हैं। अब इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं यूनिट चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है ना, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। जिन बच्चों को अच्छे से इस नोट में बना लो और या नोट्स में लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। फिर एक बार समझा दें, किसी को दिक्कत है, किसी भी बच्चे को दिक्कत है, डाउट है तो बताइए, एक बार समझा दें। कोई बच्चा ऐसा है जिसको डाउट है तो समझा दें। अगेन इसको रिपीट कर दें एक बार कि रहने दें, जल्दी बताइए, रिपीट करें कि रहने दें, आगे चले नेक्स्ट की अभी रिपीट करें, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताते रहिए कि सर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार और रिपीट करो। सभी तो एस सर ही लिख रहे हैं, ठीक है ना, हाँ सर समझ आ गया। किसी को भी दिक्कत हो, यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी, किसी को भी किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताओ। कोई भी बच्चा ऐसा हो जिससे प्रॉब्लम है, नहीं है, चलिए ठीक है, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, इससे अच्छी बात क्या है। अब चलते हैं, समझते हैं। स्टेटमेंट कितने लोगों को याद हो गया, जल्दी बताइए, लिखिए कि सर मुझे स्टेटमेंट और पूरा कूलम्ब्स लॉ समझ में आ गया। तो यूनिट चार्ज के बारे में हम आपसे डिस्कस करें और 2-3 रिमार्क्स हैं उसके बारे में डिस्कस करें, और एक एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कि कई जगह पेपर में, कई बार पेपर में आता रहता है, ठीक है ना। बच्चे धीरे धीरे अपने कनेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चले अब चल बताइए, सभी बच्चे बताइए कि सर मेरे को पूरे अच्छे समझ में आ गया है। आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसको एक बार नोट्स बनाइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अब आते हैं यूनिट चार्जेस के बारे में डिस्कस करने हैं। देखो एक चीज पहले इसको मैं बता दूं, आपको ये पता होना चाहिए एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, वेरी मोस्ट है, ये बार बार हमको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहता हूं, हम भी चाहे कोई भी टीचर, हम लोग बता देते हैं ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या मीडियम है, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है कि उस सब्सटेंस में या उस मीडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसमें कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये डिफाइन करता है उसको, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को। इसके बारे में हम आगे काफी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी इतना आप अच्छे से याद रखना। बार बार इसका डायमेंशन, इसका यूनिट, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता है। अच्छा चलिए कमेंट करके बताइए एप्सिलॉन जीरो का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, कौन कौन जानता है, जल्दी कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है एप्सिलॉन जीरो का न्यूमेरिकल वैल्यू, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होता है। फिर आते हैं हम लोग समझते हैं यूनिट चार्ज, जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि एप्सिलॉन जीरो का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है। हम लोग देख रहे हैं यूनिट चार्ज के बारे में, यूनिट चार्ज, ठीक है ना। आज हम लोग यूनिट चार्ज को डिफाइन करने वाले, व्हाट मीन बाय यूनिट चार्ज, ठीक है। कितना होता है एप्सिलॉन जीरो का न्यूमेरिकल वैल्यू, अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया। एप्सिलॉन जीरो का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताइए, अभी तक किसी ने नहीं बताया है। और मैं चल रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अभी तक एप्सिलॉन जीरो के किसी ने वैल्यू नहीं बताया है, ठीक है। चलिए हम यूनिट चार्ज पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब किसी को कोई दिक्कत वैसे होगा नहीं। अब इसमें हम देखते हैं कि कितना हमारे, ठीक है। अब इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस चालू करते हैं, ठीक है ना। अब आइए यूनिट चार्जेस बताना है, मतलब कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें चार्ज की वैल्यू 1 लाना है, यूनिट मींस 1 और चार्जेस मतलब कूलम्ब की वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है। तो हमें देखो बेटा, हमें एक स्टेटमेंट मानना पड़ेगा इफ मान ले रहे हैं जो Q1 है और Q2 है, ये दोनों को हमने Q लेट कर लिया, Q1 Q2 इज इक्वल टू Q लेट कर लिया, मतलब Q1 Q2 इज इक्वल टू हमने क्या किया, Q लेट कर लिया,
r इज इक्वल टू 1 मीटर मान लिया, क्या मान लिया, 1 मीटर मान लिया, एंड फोर्स जो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मान लिया, कितना मान लिया, फोर्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मान लिया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन आप लोग जाइए, देखिए अभी जो मैंने इक्वेशन बताया था कूलॉम्स लॉ से, फ्रॉम इक्वेशन मैंने जो थर्ड बताया था, आपको पता होगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन थर्ड माना था, इससे पहले जाके आप सीन कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे बेटा, जल्दी बताओ, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, देखो हाँ ये शिवानी को तो याद है 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 होता है, इसका यूनिट बताओ शिवानी, इसका यूनिट कितना होता है एप्सिलॉन जीरो का, जल्दी बताओ। अब एक बात बताओ बेटा, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसमें हम लोग जहां पे एफ है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखेंगे, जहां पे Q1 Q2 है वहां पे Q लिखेंगे, जहां पे R है वहां पे 1 लिखेंगे। आप बोलोगे कि सर ये ही क्यों मान रहे हो, आप कुछ और भी तो मान सकते हो, तो बेटा जब हम कुछ और मान लेंगे ना तो यहाँ पे Q की वैल्यू 1 नहीं आएगा, या तो Q से ज्यादा आएगा या तो Q से कम, लेकिन हमको क्या चाहिए, Q की वैल्यू 1 चाहिए, तभी तो यूनिट चार्ज फॉर्म होगा, अदरवाइज वो यूनिट चार्ज फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, इसके भी जगह पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखेंगे, और क्या हो जाएगा, ये भी ऑलरेडी 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, Q1 की जगह पे Q हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, और R की जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा इक्वल कट जाएगा, तो यहाँ पे हमको Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा, और Q इज इक्वल टू हम चाहें तो प्लस माइनस 1 मिल जाएगा, समझिएगा। दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, जब स्क्वायर यहां से हटेगा तो प्लस माइनस में तो यूनिट चार्ज आ गया, चार्ज की वैल्यू 1 आ गया, ठीक है ना। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो इफ टू सिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड या सिचुएटेड 1 मीटर अपार्ट इन एयर आर वैक्यूम, द रिपल्सन फोर्स बिटवीन 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, देन इस चार्जेस इज कॉल्ड यूनिट चार्ज। मैंने क्या बोला, फिर समझिए, ऐसे हम इसको लिखना होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, समझिएगा थोड़ा सा, इफ टू इक्वल, या इसे लाइक भी लिख सकते हैं, मतलब लाइक का मतलब सेम चार्ज, if two equal charges, if two equal charges are placed 1 meter apart in air or vacuum, air or vacuum, ठीक है ना, then force of repulsion 9 into 10 to the power 9 Newton, then each charges each called यूनिट चार्ज। हो गया ना, मैंने क्या बोला, टू लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर आर वैक्यूम, द फोर्स ऑफ रिपल्सन 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, देन इच या एवरेज चार्जेस इज कॉल्ड यूनिट चार्ज। अच्छा ये बताओ, इस डिफिनीशन में हम अट्रैक्शन फोर्स क्यों नहीं लिखे हैं, क्यों यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लिखे हैं, क्योंकि बेटा यदि अट्रैक्शन फोर्स होगा ना तो दोनों चार्जेस से अट्रैक्ट हो जाएंगे और उनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, और जब डिस्टेंस ये 0 रखोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ये डिफाइन होगा ही नहीं, क्यू की वैल्यू 1 नहीं आएगा। तो इसीलिए हम ऐसे इसको बोलेंगे, इफ टू चार्जेस आर लोकेटेड इन एयर आर वैक्यूम, ठीक है ना, इफ टू चार्जेस आर लोकेटेड, क्या हो जाएगा, लोकेटेड या प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर आर वैक्यूम, देन फोर्स ऑफ रिपल्सन 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, देन इच या एवरेज चार्जेस इज कॉल्ड
यूनिट चार्ज। ये आपको डिफाइन करके ये भी पेपर में डिफाइन करना है और ये वर्डिंग लिखना है। वर्डिंग बहुत आसान होता है बेटा, केवल हमें चीजें कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात बच्चों को, कूलम स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर्स, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सभी से बनता है, मैक्सिमम बच्चों से बनता है, ये बहुत अच्छी बात है कि सभी लोगों से बन रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, अब इसी पे थोड़ा सा कुछ आपसे लॉजिकल, कूलम्स लॉ पे लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे और आप देखते हैं कि कौन रिप्लाई कर देगा। इफ बोथ चार्जेस डिस्टेंस इज डबल, मतलब दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें, देन कूलम्स फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट यहां पे हम क्या लिखे हैं, द डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस इज डबल, द डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस इज डबल, distance of two charges is double, then new force कितना हो जाएगा। अब दो फोर्स देखो, जो कूलम्स लॉ है उसके डिस्टेंस को डबल कर दे तो उस समय क्या हो जाएगा, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फोर्स क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, मतलब पहले हमारे पास फोर्स थोड़ा समझा देते हैं कैसे निकालेंगे। पहले हमारे पास फोर्स क्या था बताओ, पहले हमारे पास फोर्स F अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है, मान लो इसको हम F डैश मान लेते हैं, F डैश या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब चार्जेस को डबल कर देना है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा डबल, मतलब 2R स्क्वायर कर देना। तो ये F डैश क्या बन जाएगा, F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसे इक्वेशन सेकेंड मान लो और दोनों को डिवाइडिंग करवा दो। मैंने कैसे किया ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लोग आराम से इरेज कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको इरेज इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि हमें इसको नेक्स्ट पॉइंट पे चलना है, तो इसीलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा चलते हैं। अब इस पे एक और क्वेश्चन लगाएंगे, दूसरा क्वेश्चन हम आपको देंगे, आप करोगे इसको। नॉर्मली यदि पेपर में एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन क्या है बताओ, इफ टू चार्जेस लेंथ इज डबल, इफ द डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस इज डबल, देन न्यू फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, न्यू फोर्स कितना बनेगा, तो हम क्या करेंगे, किसको, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडिंग बाय इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, मतलब इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में डिवाइडिंग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जल्दी बताइए, F अपॉन F डैश। अच्छा F डैश क्या है, न्यू फोर्स है, F डैश क्या है, न्यू फोर्स, और F क्या है, ओरिजिनल फोर्स। ये भाई ओरिजिनल फोर्स है ना कूलॉम के लॉ के अकॉर्डिंग, और ये न्यू फोर्स है। जब उसके लेंथ को डबल कर दोगे, जैसे अभी डायग्राम बनाए थे तो उसके डिस्टेंस को R माना था, अब अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या कर लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए, R को हम 2R मान लिए, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए, डिस्टेंस डबल, मतलब क्या हो जाएगा R इक्वल टू हमने 2R मान लिया, R डैश मान लो डिस्टेंस, हमने 2R मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग करवा दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, ये अपॉन का अपॉन है 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये F अपॉन F डैश जो हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमें F डैश निकालना है तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू F अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या हो जाएगा, न्यू फोर्स इज 1/4 टाइम ऑफ
क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फोर्स। हम लोग यहाँ पे एक वर्डिंग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंस न्यू फोर्स इज 1/4 ऑफ ओरिजिनल फोर्स। मतलब न्यू फोर्स जो हो जाएगा ओरिजिनल फोर्स की क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ओरिजिनल फोर्स की क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। यदि दो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज को हम चार्ज के डिस्टेंस को डबल कर देंगे, टू चार्जेस के डिस्टेंस को डबल कर देंगे, तो उसका जो न्यू फोर्स होगा ओरिजिनल फोर्स के 1/4 डिक्रीज कर जाएगा। यदि ओरिजिनल फोर्स मान लो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फोर्स 10 न्यूटन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 न्यूटन हो जाएगा। 10 का आप फोर्स करोगे तो 2.5 न्यूटन, सॉरी 2.5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और आप करिए और करके इसका आंसर जल्दी बताइए, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन नहीं करने वाला हूं। ये पहला क्वेश्चन था अपना, ठीक है ना, और ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या है, इफ डिस्टेंस ऑफ two charges is half of original distance के क्या कर दे रहे हैं, हाफ, then find न्यू फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। ये आप क्वेश्चन करके बताइए, इसका रिप्लाई आप लोग दीजिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा और इसका रिप्लाई आप मुझे जल्दी करिए। ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इफ डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस इज हाफ ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस देन फाइंड न्यू फोर्स, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। जल्दी बताइए और मुझे बता के समझाइए कि क्या होगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जल्दी आप लोग करके और इसका आंसर मुझे बताइए कितना आएगा। और ये आंसर आ जाए तो फिर मैं चलूं, हमको 2-3 रिमार्क पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क के बारे में डिस्कस करना है। तो हम चल रहे हैं, उसको आपको रिमार्क पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग डाइलेक्ट्रिक या रिलेटिव परमिटिव के बारे में समझेंगे। ठीक है ना। चलिए जल्दी बताइए, ये कितना फोर्स आएगा। डिस्टेंस हाफ कर दोगे, इट मीन्स r की जगह पे r/2 कर दोगे। सभी लोग जल्दी इसका आंसर रिप्लाई दीजिए। क्या मैंने बोला, इफ डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस इज हाफ ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस देन फाइंड न्यू फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने को न्यू फोर्स बताना है। जल्दी आप लोग बताइए। ठीक है ना। इसको जल्दी बता के आप लोग हमें बताइए इसका आंसर कितना आएगा। हाँ बहुत अच्छा बात शुभम, बहुत अच्छा बात, 4f आ जाएगा। ओरिजिनल फोर्स के 4 टाइम्स आ जाएगा। बहुत अच्छा रिप्लाई दिया गया है, शुभम ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है। ओरिजिनल 4 के 4 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ r के जगह पे r/2 रखोगे तो ये अपॉन आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, मतलब 1/, यहाँ पे 4 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 4 के जगह पे 1/4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे तो f डैश इक्वल टू 4f आ जाएगा। ओरिजिनल प्रिंस भी बहुत अच्छा रिप्लाई दिए हैं। सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो बोलिए, मैं नेक्स्ट आपको रिमार्क समझाऊं कि रिमार्क हमको कैसे समझना है। 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, बहुत अच्छी बात है। बच्चे बहुत ही एक्टिव है पढ़ाई को लेके। बस थोड़ा ये जरूर है कि कोरोना टाइम के बच्चे हैं तो पढ़ाई में एक्टिव थोड़ा सा कम है, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं कि सभी एक्टिव नहीं है, लेकिन बच्चे थोड़ा पढ़ने के लिए एक्टिव कम रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं तो आपको एक्टिव करूंगा, ये मेरा टारगेट ही है। चलिए 4f शिवानी, चलो ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसमें और डिस्कस करते हैं। अब आज हम लोग 2 रिमार्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोनों रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आते रहते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं, और मेरे रहते तो बच्चों को परेशान कर सकते नहीं है। इसीलिए इनको मैं इतना आसानी से बताने वाला हूं कि आज के बाद ये समस्या आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं जब तक रहूंगा तो आपको ये परेशान नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करने वाला हूं।
चलिए आज हम लोग पहला रिमार्क होगा बेटा, आइए जुड़िए, और जो लोग नहीं जुड़े उनको बताइए। ये जो आज पहला रिमार्क है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम लोग के मतलब एप्सिलॉन आर का यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे। एप्सिलॉन आर का यूनिट एंड डायमेंशन निकालेंगे, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलोगे तो निकाल देंगे। एप्सिलॉन आर इसका हम निकालेंगे, लेकिन पहले हम एक काम करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इससे भी पहले हम एक काम कर लेते हैं, आज हम पहले के के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। उसके बाद एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन आर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिस्कस के बारे में करेंगे। के क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट फोर्स होता है। इसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग जुड़े हो, बहुत अच्छी बात है। और सभी लोग अपने दोस्तों को बताइए, और बच्चे बढ़ ही रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। उत्कर्ष आ गया, सर मैथ पढ़ाते हैं। हाँ, मैथ हम भी पढ़ाते हैं और हमारे यहाँ डीपी सर पढ़ाते हैं, वो भी क्लास लेते हैं। और आपको जिनको भी रिलेशन फंक्शन की दिक्कत होगी, मैंने यूट्यूब पे मॉडल कोचिंग क्लासेस में पूरा रिलेशन फंक्शन 12th का मैथ पढ़ाया हुआ है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। दोबारा आपको रिलेशन फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग बहुत जल्दी ऑलमोस्ट आपको फ्री क्लासेस देंगे। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूनिट और डायमेंशन निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ आर स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा Q1 Q2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब SI यूनिट निकालो, SI यूनिट ऑफ के, SI यूनिट ऑफ के। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या हो जाएगा न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, और चार्ज का कूलॉम हो जाएगा इनटू कूलॉम। मतलब ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुल मिला के इसे क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है। यदि आप इसको और एक्सप्लेन करोगे तो क्या लिख सकते हो, न्यूटन बराबर क्या होता है आप लोग को बताया गया है, केजी मीटर सेकेंड पावर -2 इंटू मीटर स्क्वायर, और कूलॉम का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कूलॉम के जगह पे हम चाहें तो एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो इसको और ज्यादा ब्रीफ में यदि हम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, केजी मीटर के पावर 3 और सेकेंड पावर -2। और ये बताओ कूलॉम बराबर क्या होता है, यदि हम यहाँ पे कूलॉम के जगह पे चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, कूलॉम बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। कूलॉम बराबर एम्पियर के पावर -2 हो जाएगा, सेकेंड के पावर -2 हो जाएगा। तो जब इसको रख दोगे बेटा यहाँ पे, ये सब आज मैंने एक डायमेंशन का बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ाया है 11th फिजिक्स में, यूनिट एंड मेजरमेंट में, उसमें बताया है। आपको पता है, नहीं पता तो याद रखिएगा, कूलॉम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। तो कूलॉम के जगह पे हमने एम्पियर्स माइनस है तो पावर माइनस आ गया। अब ये केजी हो गया, ये मीटर और मीटर 2 जुड़ जाए मीटर 3, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना, ये माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और एम्पियर का पावर -2। डायमेंशन बताओ, डायमेंशन ऑफ के का डायमेंशन कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, केजी मास होता है, मीटर लेंथ होता है, सेकेंड टाइम होता है, और एम्पियर का ये पावर -2 होता है। ये हमने क्या किया, के का डायमेंशन और यूनिट डायमेंशन क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम पावर -2 होता है। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ बेटा, आपसे यदि कोई पूछ दे रहा है, ठीक है ना, कि आप के का वैल्यू निकालो, के इज इक्वल टू मैंने अभी बताया था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर होता है, अभी बताया था कूलॉम स्क्वायर होता है। तो अब यदि बताओ हमको ये कोई प्रूफ करने के लिए भेजेगा कि प्रूफ करके दिखाओ, कहां से आता है, तो हम इसको कहां से लिख सकते हैं, क्योंकि ये के की वैल्यू क्या होता है बेटा, के इज इक्वल टू, चलो यहां नहीं यहां समझते हैं, के की वैल्यू क्या होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, ये कौन है भाई उत्कर्ष, ये कहां का नालायक बच्चा है, किस पृथ्वी का ये जन्मा हुआ है। हम समझ रहे हैं कि ये बच्चा नहीं है, ये पता है ये कोई हमारे बीच में ही ऐसा बंदा है जो हम लोग को देखा है कि कोचिंग में भाई ये बहुत ग्रोथ कर रहा है, तो ऐसे अपोज कर रहा है। ये कोई टीचर ही करवा रहा है, कोई टीचर या कोई जो हमारे बीच में है, जो अच्छे लोग नहीं है। अभी तो हम लोग पढ़ाएंगे, आगे बहुत सारा पढ़ाई करने वाले हैं, हमें ऐसे बहुत सारे अवरोध आएंगे।
अच्छों बच्चों से निवेदन है कि ऐसे बेवकूफ को छोड़िए। ये अपने कंफर्म है कि अपने माँ बाप का, आप क्या बताऊं, ये अपने माँ बाप का लायक तो नहीं होगा, ये नालायक लड़का होगा और इसको कोई ये नहीं पता कि किससे क्या बात करना चाहिए, ठीक है ना। और ये बेवकूफ है, इसको छोड़िए, ये सामने नहीं आके बात कर सकता, ऐसे दूर से कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलती रहती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं समझना है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए हो गया, अब इससे ज्यादा बात नहीं करना है, ठीक है ना। आइए हम लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा बताओ k बराबर क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब इसको हम लोग यहां से क्या करेंगे, सभी की वैल्यू प्लेस कर देंगे, ठीक है। और इस सभी की वैल्यू क्या कर देंगे, आप देखो k के जगह पे क्या लिखोगे, 1/4 पाई के जगह पे 3.14 और इस एप्सिलॉन 0 की जगह पे 8.85 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये एप्सिलॉन 0 का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा आप, तो k इक्वल टू आपको 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आएगा और इसका यूनिट तो आप जानते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब इस पर हम डिस्कस करते हैं। सर इसको बंद करिए, इसको हटाइए ग्रुप से पूरा, ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं, अब नेक्स्ट रिमार्क पे हम डिस्कस करने वाले हैं एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, हम लोग अपने बातों को पढ़ाई में रखेंगे तो ज्यादा सही है, ठीक है ना। फालतू चीजें अपनी लाइफ में आती रहती हैं, डिस्ट्रैक्शन होता रहता है, तो आप पढ़ाई में ज्यादा एक्टिव रहिए, ठीक है। और फालतू चीजों, फालतू लोग बहुत सारे आते हैं अपने बीच में, उनसे हमें ज्यादा मतलब नहीं रखना है। चलिए अब दूसरा रिमार्क है क्या, दूसरा रिमार्क आज हम लोग जो बेटा करने वाले हैं, दूसरा रिमार्क में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा रिमार्क में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा रिमार्क हम लोग बेटा एप्सिलॉन 0 का यूनिट और मेजरमेंट निकालने वाले हैं, यूनिट एंड डायमेंशन निकालने वाले हैं एप्सिलॉन 0 का। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है, दूसरा रिमार्क हम लोग निकालने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक हमें क्या करना है, एप्सिलॉन 0 का यूनिट और ये निकालना है, बार बार ये पेपर में आता है। ये क्या है बताओ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर आर वैक्यूम, ठीक है ना। ये एयर आर वैक्यूम का है, ठीक है ना। अब समझिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ आप जानते हैं क्या होता है, बताओ जल्दी। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्या होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये सभी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। हमें एप्सिलॉन 0 को निकालना, अपॉन में तो इनटू में, इनटू में तो अपॉन में, तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई और क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आया। हमने यहां से एप्सिलॉन 0 को अपॉन में तो इनटू में ले गए और इनटू में तो इसको अपॉन में ले गए। अब एप्सिलॉन 0 का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 ऐसा यूनिट या ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0, चार्ज का कूलम हो गया, ये चार्ज का भी कूलम हो गया, फोर्स का न्यूटन हो गया, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर हो गया, मतलब कूलम स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या इसे क्या लिखोगे, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0। बेटा देखो एक चीज बहुत अच्छे से समझना है, हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है, जो के का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 का यूनिट कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों इनवर्सली होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो इसका जो डायमेंशन है, इसका में एकदम पावर केवल चेंज हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन निकालना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कूलम का हो जाएगा a²t² और फोर्स का क्या हो जाएगा ml पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, और मीटर के क्या हो जाएगा l² हो जाएगा। हमने क्या किया, यहां से फोर्स का a²t² हो गया, न्यूटन का ml पावर -2 हो गया, मीटर का l² हो गया। इसको और ज्यादा ब्रीफ में लिखोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। ये m ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा
और ये L2 और ये 3 ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, T⁴ हो जाएगा, A पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये अपना डायमेंशन फॉर्मूला है, या डायरेक्टली आप इसके इन्वर्स कर दोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आप मेरे बातों को बहुत अच्छे से समझ गए हो, और समझ गए हो तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और यदि नहीं समझे हो तो बताइए, मैसेज करिए कि सर एक बार और रिपीट करिए, हम नहीं समझ पाए, ठीक है ना। यदि आप नहीं समझ पाए हो तो अगेन हम समझाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि मतलब इजी वे में आपको समझाया जा सके, ठीक है ना। तो अब आते हैं और समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब सुनिए, आइए यहां पे समझते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने लिए, और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आइए, एप्सिलॉन 0 क्या होता है, एप्सिलॉन 0 ऐसा यूनिट क्या होता है, जल्दी बताओ। एप्सिलॉन 0 का यूनिट कूलम्ब अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला समझ में आ गया। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये बताइए, यदि आपसे कोई पूछ दे कि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कैसे प्रूफ करोगे कि इतना होता है, तो हम लोग जानते हैं ना बेटा, F इक्वल टू क्या होता है, सॉरी F नहीं, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है कि नहीं। तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई K हो जाएगा कि नहीं। इसकी वैल्यू 1/4 पाई के जगह पे 3.14 और K के जगह पे 9 × 10⁻, जब 9 रखोगे तो ये जब सॉल्व करोगे तो अपना आएगा 8.85, ठीक है, 10⁻⁻12, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये अपना आ जाएगा यहां से, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, समझ में आ गया। अब सुन लो, यहां पे सबसे इंपोर्टेंट बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हो करण। ये हमारा एक बहुत प्यारा स्टूडेंट है करण, ये कहीं लाइव देखा होगा तो आया होगा। ये बहुत मतलब अच्छा स्टूडेंट है, बहुत पढ़ाई करता है, तो वही जुड़ा होगा। अब आइए चलते हैं। अब बेटा इसके बाद हमें पढ़ाना है, आज जो नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करना है, ठीक है ना, वो नेक्स्ट पॉइंट अपना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। क्या हमको पढ़ना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। ये सब वही चीज है जो अभी मैं पढ़ा दिया कि 2 चार्जेस है, ये सब वही है जो अभी मैं पढ़ाते रहा आपको लगातार, ठीक है ना। 2 चार्जेस आर लोकेटेड इन अदर मीडियम, ठीक है, यूनिट इन एसआई सिस्टम, ये सब वही। ये रिमार्क मुझे पढ़ाना था, ये रिमार्क तो मैं बहुत पहले पढ़ा दिया। आज हमें जो बेटा पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ, हम लोग जानते हैं, हमको डिफाइन करना है। कोई हमसे पूछेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और जो सुनिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है और जो इंसुलेटर होता है, क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो इंसुलेटर होता है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मैंने क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो इंसुलेटर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसुलेटर होता है, ये दोनों में कॉमन बात क्या होती है कि दोनों में चार्ज फ्लो नहीं होता है। मतलब चार्ज क्या होता है, चार्ज जो होता है फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर होगा, जब उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब दोनों में करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन इसको जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब इंसुलेटर को तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो ये उसके मीडियम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मतलब उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट
नहीं करेगा, ठीक है ना। इंसुलेटर का मतलब हो गया जैसे अपना ऑयल हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना, ऑयल हो गया, प्लास्टिक हो गया, रुई हो गया, ठीक है ना। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे अब्रक हो गया, ये सभी हमारे जो होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। कार्बन हो गया, समझ में आ रहा, ये सब हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। तो हमें इंसुलेटर का मतलब देखो नॉर्मल समझना है, इंसुलेटर इज अ मैटर विच इज चार्ज इज नॉट फ्लो एंड इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन क्या हो जाएगा, दीज आर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इनमें से करंट फ्लो नहीं होता है और इनको हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसके डायरेक्शन को ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। खैर ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन हमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम समझाना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझाना है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ समझाना है। क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। तो ये तो बहुत बेसिक डिफिनेशन था जो मैंने आपको समझा दिया। मैं सोचा कि आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कूलॉम्स लॉ से ही समझेंगे, लेकिन हम लोग इसको नॉर्मली समझ गए। इंसुलेटर में और ठीक है, ठीक है, के का यूनिट और डायमेंशन रिपीट करिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं, देखो के का यूनिट और डायमेंशन हम रिपीट कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि के इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है कि नहीं होता है। तो हमें यहां से उसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जब यहां से वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग जब यूज करेंगे, हमें जब यूनिट निकालना होगा, तो हम लोग जानते हैं जो के की वैल्यू वहीं से निकाल लेंगे। के इज इक्वल टू हम लोग ये जो निकाले हैं, हम लोग सॉरी यहाँ पे जो निकाले हैं, क्या निकाले हैं हम लोग जो एफ इज इक्वल टू पढ़े थे प्रिंस, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप निकालोगे तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटू में है तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में ये Q1 Q2 आ जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ये हम लोग क्या कूलॉम्स ने बताया था ना कि जो फोर्स होता है अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को ज्वाइन किया था हम लोगों ने, तो क्या था, एफ प्रोपोर्शनल टू क्या था, Q1 Q2 आया था, अपॉन आर स्क्वायर था। ये प्रोपोर्शनल को हटा दिया गया था तो के आ गया था Q1 Q2 अपॉन क्या आ गया था, आर स्क्वायर आ गया था। और ये जहां पे के था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, एफ इज इक्वल टू हमें इतना समझ में आ गया ना। यहां से हम जब के की वैल्यू निकालेंगे तो अपॉन में तो इंटू में तो अपॉन में आ गया। अब तो आ ही गया होगा। एसआई क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलॉम मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पावर स्क्वायर कूलॉम के पावर -2। अब इसका डायमेंशन कैसे निकालोगे, डायमेंशन यदि आपसे कोई निकालने के लिए बोल दे तो कैसे इसका निकालोगे। अब देखो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है mlt पावर -2, और मीटर का होता है L स्क्वायर, और चार्ज का क्या होता है जल्दी बताओ, चार्ज का क्या होता है AT मतलब A स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ml पावर 3 T पावर -4 A पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये अपना डायमेंशन आ गया। कितना आसान है प्रिंस बताओ, हमें बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हम सब बहुत आसान से निकालें। अच्छा ये बताओ, कौन बताएगा चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, Q का SI यूनिट, Q SI यूनिट क्या होता है, कूलॉम होता है। और CGS क्या होता है, स्टैट कूलॉम होता है। स्टैट या इसे एब कूलॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखना बेटा, चार्ज SI यूनिट कूलॉम होता है, और कूलॉम के जगह पे क्या होता है, ये एम्पियर इंटू सेकेंड इक्वल होता है। एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या बोलते हो, कूलॉम बोलते हो। और चार्ज का जो CGS यूनिट होता है वो स्टैट कूलॉम या क्या होता है, एब कूलॉम होता है। अब बताओ 1 कूलॉम की जो वैल्यू होता है, जल्दी से बताइए कितना स्टैट कूलॉम होता है। 1 कूलॉम इज इक्वल टू स्टैट कूलॉम कितना होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको बताइएगा। और Q का डायमेंशन ऑफ Q जो होता है 80 होता है, ये रिमेंबर रखना, ठीक है ना। तो इसको भी रिमेंबर रखिएगा, ठीक है ना।
आ गया समझ में? ठीक है, हम चलते हैं, अब आगे चलते हैं उस पे। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो आज का टारगेट था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, लेकिन हम लोग उस पर डिस्कस नहीं किए, कोई बात नहीं है, हम लोग उस पर डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये डाइलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू हम लोग जानते हैं ना, वी नो दैट, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया था, वी नो दैट, क्या समझाया था? एप्सिलॉन 0 के इज इक्वल टू एप्सिलॉन, बताया था कि नहीं? तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिव बोलते। क्या बोलोगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन क्या हो जाएगा? रिलेटिव, सॉरी रिलेटिव नहीं होता है, एब्सोल्यूट परमिटिव, एब्सोल्यूट परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना? तो हमसे कोई पूछ रहा है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द एयर आर वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या बोलेंगे बताओ? द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर आर वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है ना? तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये तो आएगा नहीं बहुत, लेकिन पेपर में आए तो आप ऐसे डिफाइन कर दोगे, वी नो दैट ऐसे करके लिख दोगे, और यहाँ पे हेंस करके लिखोगे द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर आर वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये आप बहुत इजीली इसको बता सकते हो। दूसरा पॉइंट आते हैं, हम समझते हैं ये एप्सिलॉन जो आर होता है ना, एप्सिलॉन आर का जो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर आर वैक्यूम, एयर और वैक्यूम जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। और क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर इन क्या हो जाएगा? मेटल के लिए इसकी जो वैल्यू होता है इन्फिनिटी होता है। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन वाटर के लिए इसकी वैल्यू 80 पॉइंट समथिंग, मतलब ऑलमोस्ट 81 होता है। ये बार बार पेपर में आएगा कि एप्सिलॉन आर की मतलब इन एयर आर वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना होता है? 1 होता है। और इसके लिए मेटल के लिए क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और वाटर के लिए ऑलमोस्ट 81 होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आते हैं, तो इसको एक बार चेकआउट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना? और इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट। किसी को दिक्कत है तो कोई बताइए, बच्चा अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें कहीं भी दिक्कत आ रहा हो तो आप प्लीज हमें बताइए, जब बताएंगे तभी हम इस पर डिस्कस कर पाएंगे। आइए कूलॉम्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल लगाते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं आगे कैसे क्या करना है। किसी को भी दिक्कत है बताइए, यदि प्रॉब्लम है तो फिर एक बार समझते हैं हम क्या बताएंगे। कोई पूछेगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूछेगा तो वी नो दैट एप्सिलॉन 0 के इज इक्वल टू एप्सिलॉन, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो क्या हो जाएगा? के को क्या बोलोगे? डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या एयर आर वैक्यूम। ठीक है ना? तो जब ये आप हम लिख देंगे तो यहां से हम क्या समझाएंगे? द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर आर वैक्यूम इज 1, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन मेटल इज इन्फिनिटी, द वैल्यू ऑफ वाटर 81 ऑलमोस्ट होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। 9 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस इलेक्ट्रॉन 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट 8 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर है अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वेयर अ थर्ड चार्ज Q should be placed on the line joining the two charges so that Q should be in equilibrium.
इस बात को थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार देखिए और इसको अच्छे से समझिए। ये क्या बोल रहा है कि टू चार्जेस है और दोनों चार्जेस जो है 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। इनके बीच में कोई थर्ड चार्ज Q कहां प्लेस्ड कर दें कि ये इक्विलिब्रियम या बैलेंस कंडीशन में आ जाए, ठीक है ना। तो इस चीज को हम समझने के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम का हेल्प लेते हैं और समझते हैं। जैसे देखो बेटा, ये एक चार्ज हो गया और एक चार्ज ये हो गया। अब दोनों चार्ज कितने, मान लो ये 9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। दोनों कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, 8 सेंटीमीटर पे है। 8 सेंटीमीटर पे, मीटर नहीं होना चाहिए, वहां सेंटीमीटर होगा। अब बोल रहा है इनके बीच में कोई थर्ड चार्ज रख दें तो ये क्या हो जाता है, ये अपना किसमें, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है। तो मैंने मान लिया कि यहां पे हम लोग थर्ड चार्ज को रख देते हैं और ये 9 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से x सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ बेटा, ये 8 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैंने क्या मान लिया कि लेट थर्ड चार्ज Q is placed x सेंटीमीटर अपार्ट 9 इलेक्ट्रॉन चार्ज। हमने मान लिया कि ये जो थर्ड चार्ज Q है ये 9 इलेक्ट्रॉन चार्ज से x सेंटीमीटर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जैसे ये मेरा मार्कर है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा तो ये थर्ड चार्ज Q है, तो इधर 9 इलेक्ट्रॉन का फोर्स लग रहा है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन का फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तभी तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया है। इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फोर्स बिटवीन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस करके या देन या नाउ, यहाँ पे अपनी वर्डिंग में लिखेंगे द फोर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा वर्डिंग होगा, बिटवीन, ठीक है ना, 9 इलेक्ट्रॉन एंड Q इज इक्वल टू द फोर्स बिटवीन प्लस इलेक्ट्रॉन एंड Q, प्लस इलेक्ट्रॉन एंड Q। मतलब ये जो 9 इलेक्ट्रॉन और Q के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन और Q के बीच लगने वाले फोर्स के क्या हो गए, इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा x सेंटीमीटर स्क्वायर, या क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा ई क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना। ये हमारे पास आ गया, क्या हो गया बताओ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 के जगह पे 9 और Q2 के जगह पे Q हो गया, और डिस्टेंस दोनों का क्या है एक्स स्क्वायर है। फिर इसका भी अब इस पे लगने वाला फोर्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 की जगह पे E और Q2 की जगह पे Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे फिजिक्स में काटना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए कटिंग करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, E से E, Q से Q, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा 9 अपॉन क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लो, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 3 और 8 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है ना, और ये क्या रहेगा यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा। हो गया, इतना अपने को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। टेक इन पॉजिटिव साइड, टेक इन पॉजिटिव साइन,
हम लोग क्या कर रहे हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है ना, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 माइनस 3x, ये माइनस उधर गया तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 24 या 4x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/4, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा बताओ, हैंस थर्ड चार्ज q इज प्लेस 6 सेंटीमीटर अपार्ट 9 इलेक्ट्रॉन चार्ज। मतलब हम ये थर्ड चार्ज q को क्या करेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे से प्लेस्ड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा यहां भी ये क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब एक बार बताइए, टेकिन क्या करेंगे, टेकिन लिख लो, टेकिन निगेटिव साइन, निगेटिव साइन ले लोगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -24 माइनस 3x, या क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -24 प्लस क्या हो जाएगा 3x, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, या 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 या x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आंसर नेगलेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 8 ही सेंटीमीटर है और ये हम थर्ड चार्ज से जब 12 सेंटीमीटर रखेंगे तो आउटसाइड हो जाएगा, इनसाइड नहीं होगा, दोनों के बीच में नहीं होगा, इसीलिए ये आंसर नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, हेंस थर्ड चार्ज, ठीक है, Q इज 6 सेंटीमीटर प्लेस्ड अपार्ट क्या हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है ना। मतलब 9 इलेक्ट्रॉन चार्ज से हम कितना करें, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे यदि हम प्लेस कर दें तो ये बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। यदि कोई 1 इलेक्ट्रॉन से पूछेगा तो 8 - 6 मतलब 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है ना। और बेटा हमारा जो टाइम था आप लोग के प्रेम से ये 2 घंटा कंप्लीट हो गया। मुझे ये भी नहीं पता चला कि ये 2 घंटा कब कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है, आपको भी काफ़ी नाइट हो गया है, आपको भी पढ़ाई लिखाई करनी है। तो हम लोग अब चलते हैं, अपने बातों को यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और आप लोग का प्रेम देख के मुझे लग रहा है कि मैं आगे काफ़ी अच्छा पढ़ाऊँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।